हेलो बच्चों, JCERT द्वारा जो जारी किया गया मैथ का मॉडल प्रश्न, ठीक है, MCQ टाइप का जो भी है उसमें इसको करवाया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा, चलिए मैथ का हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात व्युत्क्रम होगा। तो देखिए कभी भी कोई भी संख्या का अगर व्युत्क्रम निकालना होता है, जैसे 6 का, तो इसका क्या होना चाहिए 1/6, तभी जाके ये कट के 1 आ जाएगा, है ना। तो यही इसी प्रकार जैसे 5 है तो 5 का 1/5 हो जाएगा, ताकि कट के 1 आ जाएगा। ये इसी को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। ठीक है, तो 1/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जहां भी जैसे 7 रहा तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/7। 8 रहा तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/8। समझ गए। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो देखिए 7/23 यहाँ है, तो अगर हम 23/7 से गुना करेंगे तभी कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या नहीं है। देखिएगा 121 11 का वर्ग है, ध्यान दीजिएगा 11 के वर्ग जो 121 आएगा। उसी प्रकार ये देखिएगा 12,321 ये भी आपका वर्ग संख्या है, और उसके बाद ये वाला भी आपका वर्ग है। लेकिन 12 जो ऑप्शन 12 किसी का वर्ग नहीं होता है, आसान है ये वाला, है ना। बाकी इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। 12 हम लोग जानते हैं कि ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, 12 किसी का वर्ग नहीं है, अर्थात तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि 441 एवं 484 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग है। चलिए अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि 441 और 484 के बीच में कितना पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो देखिएगा 441 जो है वो आपका 21 का वर्ग है, बात समझे। और उसी प्रकार 484 जो है वो आपका कितना है 22 का वर्ग है। ठीक है, तो 21 और 22 के बीच में कोई पूर्ण संख्या भी नहीं है, तो वर्ग कैसे निकलेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए लिखा है कि एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है, तो उस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग देखिएगा मान के चलिए ये 5 मीटर है, तो वर्गाकार है तो सब में 5-5 होगा। और हम लोग क्या जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होगा, है ना। तो भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, तो ये वर्ग मीटर में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ग मीटर। ऐसा नहीं 25 मीटर कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, 25 वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है छठा में -7 का क्यूब का मान क्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए -7 गुना -7 गुना -7, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस गुना माइनस तो माइनस रहेगा। तो 7 गुना 7 कितना हुआ 49, और 49 गुना 7 ये हो जाएगा आपका 343, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 343 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं साथ में कि 2 गुना इसमें देखिएगा का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो जैसे घनमूल हम लोग ज्ञात करने के लिए अगर जैसे 2 गुना 2 रहा गुना 2 रहा, तो इसका अगर घनमूल हम लोग निकालते हैं तो 3 के बदले 1 निकल जाता है, केवल 1 रखते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ 3 बन रहा है, यहाँ भी 3 बन रहा है, यहाँ भी 3 बन रहा है, तो इसके बदले 2 लिखेंगे और इसके बदले 3 लिखेंगे, इसके बदले 4 लिखेंगे। तो कितना हुआ 2 गुना 3 6, और 6 गुना 4 24 हो गया। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे 24 रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद 8 देखिए एक पूर्णांक 1 का पावर m के लिए m कहलाता है। तो हम लोग क्या जानते हैं m जो है वो क्या कहलाएगा घातांक कहलाएगा, एक्सपोनेंट, है ना, घातांक कहलाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि 2/3 का गुणनफल व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं जो 2/3 है उसका जैसे 2/3 है उसका गुणनफल व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम में उलट जाता है तो 3/2 हो जाएगा, यही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ लिखा है a का पावर m और b का पावर m के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं जब भी पावर क्या होगा, जो घातांक है अगर समान है तो ये आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस समझे, जैसे a का पावर m है गुना b का जो घातांक है b है, ये आपस में गुना हो जाएगा, a गुना b, और ऊपर में पावर एक ही रहेगा। समझे, तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, यदि 4a प्लस 3b बराबर 55 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 12 में लिखा हुआ है 2, 3, 4 x संख्या 6 से विभाजित हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान के चलिए यहाँ 2, 3, 4 x है, ये 6 से अगर हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम्स में चल जाएगा, 3 बार में, 4×3 = 18 है ना, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ फिर 9 लगाएंगे तो 9×9 = 54 है ना, कट जाएगा, ये कट गया। यानी कि यहाँ जो x होगा या तो आपका 6 होगा या फिर 6 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 के मल्टीपल तो नहीं है, 6 का गुणांक नहीं, केवल 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे। चलिए 13 में देख लेते हैं कि 4/7 x² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे 13 का जो होगा वो 4/7 का x² लिखा है। ठीक है, न्यूमरल कोफिशिएंट निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका x² का गुणांक जो है वही आपका कहलाएगा। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक, तो 4/7 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिएगा a प्लस बी और a प्लस बी, ये आपस में देखिएगा, इसका पावर 1 है, घात 1 है, इसका भी 1 है, तो जब आधार बराबर होता है तो घात क्या होता है, जुट जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं कि a प्लस 2 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर ये हो गया, उसके बाद यहाँ देखिए 2 और 2 4a प्लस ये 4 हो जाएगा, a² प्लस 4a प्लस, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 का, है ना, मिल गया। चलिए आगे आते हैं कि 5a² b का फैक्टर ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, सार्वगुणनखंड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर। ठीक है, तो जैसे देखिएगा यहाँ हम क्या है कि 5, तो 5a² है, उसको उसके जगह हम क्या a गुना b कर सकते हैं इस प्रकार, ताकि a गुना ये a² आ गया, समझे बात को, और ये b है। ऑप्शन नंबर ये किससे मैच कर रहा है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। ठीक है, अगला देख लीजिएगा कि डैश का गुणनखंड x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो अब हम लोग को चेक करना है कि इसका गुणनखंड कौन होगा। ठीक है, तो जैसे देखिएगा हम ये वाला क्वेश्चन है, क्या है कि हम लोग क्या x² प्लस यहाँ पे देखिए a प्लस बी का इंटू एक्स प्लस ए बी है। ठीक है, इतना आ रहा है। अब हम लोग क्या इसमें इंटू कर सकते हैं, तो यहाँ देखिएगा x² प्लस यहाँ हो जाएगा ax और यहाँ पे हो जाएगा आपका bx प्लस यहाँ b हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ से देखिएगा कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, x को कॉमन लेने पर क्या बचेगा, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ बचेगा x कॉमन लेने पर यहाँ ax बचेगा और यहाँ आपका a बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, अब यहाँ से आपका कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से, हाँ यहाँ a भी है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ a भी है, यहाँ से b कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लस b, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, x प्लस a बच रहा है ना। उसके बाद यहाँ देखिए ये x प्लस a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस a, यहाँ क्या बच रहा है, x बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है, b बच रहा है, आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे। चलिए आगे आते हैं कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक रैखिक समीकरण के एक हल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए देखिएगा, रैखिक समीकरण कहने का मतलब एक बराबर 0, x प्लस 7 बराबर 0, तो इसका हल कितना होगा, -7, एक ही हल हुआ ना, समझ गए ना। चलिए अब आते हैं 19 में, जैसे लिखा है कि 5x प्लस 7 और 2x प्लस 8 का समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग के पास क्या है, 5x प्लस 7
बराबर 2x प्लस 8। ठीक है, अब हम करते हैं कि जो 2x है इधर ले आते हैं और 7 है उसको उधर ले जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ बच रहा है 5x माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ बच रहा है 8 माइनस 7, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 1। तो यहाँ से देखिएगा ये थ्री को हम उधर भेज देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कौन मैच कर रहा है, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे आते हैं, 20 में क्या लिखा हुआ है कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, पके हुए आम की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत बढ़िया है कि हम लोग क्या करेंगे, 40% निकाल लेंगे। यही होता है प्रतिशत, मतलब बटा में कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, तो गुना कीजिए, 5 गुना 4 20 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश पर परिकल्पित किया जाता है, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस, जो फेस वैल्यू है। ठीक है, जो अंकित मूल्य है। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं एमआरपी लगा रहता है उसी पर बटा दिया जाता है। ठीक, अंकित मूल्य पर। आगे आते हैं 22 में, देखिएगा लिखा है x बटा वाई बराबर के में के को कहते हैं। तो जो आपका के हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्थिरांक। क्या हो जाएगा, x बटा वाई बराबर के है तो के आपका कांस्टेंट यानी स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, चलिए 23 में देखिएगा, यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो, तो देखिएगा प्रतिलोम अगर अनुपात में हो तब हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे देखिएगा यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रतिलोम निकालते हैं। ये हो जाएगा x है ना, और यहाँ पे आपका y है। ठीक है, तो ये दोनों अगर अनुपात में हो, प्रतिलोम का अनुपात में है, तो क्या हो जाता है, एक्स वाई बराबर के हो जाएगा। के ही आपका स्थिरांक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उसके बाद देखिएगा, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में देखिएगा, अगर ये सब जो कोण है, ठीक है, प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री की। ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री है, ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो जो बच गया वो कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सब कोण का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। और यहीं पे आपका 90 90 कितना हुआ, 180, और फिर 90 270, तो बचा कितना, 90 डिग्री है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 25 में, लिखा हुआ है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा, जो विकर्ण बराबर होते हैं वो आपका हो जाएगा आयत। आयत में क्या है, आपका विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी षड्भुज के कोणों का योग कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n मतलब जो भी आपका जैसे षड्भुज है, तो कितना भुजा है, n आपका 6 हो जाएगा, n बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 - 2 गुना 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 180, तो 18 चौक 72 हो गया, और ये हो जाएगा 720 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुज। ठीक है, चलिए 28 में आते हैं कि किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। हम लोग को फाइंड करना है कि इसमें किसमें शीर्ष नहीं होता है। गोला में देखिए नहीं होता है, प्रिज्म में देखिए शीर्ष है, उसके बाद शंकु में देखिए यहाँ भी शीर्ष है, पिरामिड है तो पिरामिड में भी आपका शीर्ष आता है। ठीक है, लेकिन गोला में तो नहीं होता है। उसके बाद देखिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद 30 देख लीजिएगा क्या है कि
वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए एक भुजा अगर वर्ग है, एक भुजा यहाँ 25 है तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा। तो परिमाप क्या होगा? सब परिमाप होता है सबका सम, सब जुट जाएगा तो 25 और 25, 50 और 50 कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये सेंटीमीटर में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। परिमाप जो होता है सेंटीमीटर में और जो क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर में होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। लिखा हुआ कि वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाएगी? तो हम लोग जानते हैं त्रिविमीय आकृति है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 32 में आते हैं, देखिएगा क्या लिखा है कि एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अगर मान के चलिए ये आपका घन है तो इसका जो भुजा है वो एक्स है, तो हम लोग क्या जानते हैं 6x² होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, तो आंकड़े में लिखा है कि जैसे है हो गया 9, 8, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 8, 10, 12, 15, 4, 3। तो इसका परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिसर। ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें जो सबसे छोटा है वो ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा हमको देखिए 1 लग रहा है ना, 1 है। और जो सबसे बड़ा है वो ज्ञात कीजिए, वो आपका 15 है। ठीक है, तो 15, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं तभी तो परिसर निकलता है। जो सबसे छोटा रहेगा और सबसे जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, तो 15 - 1 14 हो गया, यही आपका परिसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं कि देखिए कि x अक्ष से 3 इकाई, देखिए ये आपका x, ये हो गया x अक्ष, ये y अक्ष। तो इसमें बोल रहा है x अक्ष से 3 इकाई दूरी पर, तो 1 2 3, ये 3 इकाई दूरी पर x अक्ष है ना, यानी 3 है। और y अक्ष से 6 इकाई, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 हो गया, तो यहाँ से 6 जाएगा, यहाँ से 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा 6,3। बात समझे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि 0,0081 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए बहुत ही आसान तरीका, 0,081 है तो सबसे पहले इस पॉइंट को हटा देंगे, तो यहाँ कितना जीरो आ जाएगा आपके पास? 4 जीरो आ जाएगा नीचे, और ऊपर में 81/4 जीरो। तो अब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो ये किसका है 9 का, और ये किसका हो जाएगा 100 का। तो हम लोग फिर इसको अलग से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.09, है ना। तो ऑप्शन नंबर 35 का सी हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से निकल गया, है ना। चलिए आगे आते हैं 36 में। लिखा हुआ है कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो देखिएगा दो क्रमागत वर्ग संख्या, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, है ना। तो 1 का वर्ग कितना हुआ 1, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, हो गया ना। तो इसके बीच में पूछ रहा है कि कितनी वर्ग होगी, तो कितना होगा? 1 भी नहीं होगा, 0 होगा, है ना। ये पहले भी आ चुका था। अब आते हैं 37 में। देखिएगा किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है, और ये घटते हुए क्रम में रखा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2/3, ठीक है, और आपका है 11/15, ठीक है, और उसके बाद है आपका 5/12। तो हम लोग भागा दे के करते हैं कि कौन सा ज़्यादा है, तो यहाँ पाएंगे कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये वाला है, फिर ये वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम में जो घटे हो जाएगा, और 37 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे लिखा है 5/9 प्लस माइनस 8/9 का मान निम्नलिखित में क्या होगा? देखिए 5/9 माइनस 8/9, तो हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, तो 9 ही होगा। यहाँ 5 होगा माइनस 8 होगा तो कितना होगा -3/9, है ना। तो -3/9 है वो कट जाएगा 1/3 में, तो ऑप्शन नंबर 38 का बी हो जाएगा। बस समझे? चलिए आगे आते हैं 39 में। देखिएगा क्या लिखा है, यदि a बराबर -1 b बराबर 2,
तो a का पावर b गुना b का पावर a ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, a बराबर -1 है, इसका पावर 2 लेना है, गुना b बराबर कितना है 2 है, इसका पावर क्या लेना है -1। तो देखिए इसका एक -1 गुना -1 ये 1 देगा। और देखिए कभी भी किसी चीज़ का पावर अगर ये -1 रहा ना बच्चों, तो ये 1/5 लिखाता है। उसी प्रकार यहाँ ये 2 का पावर -1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। बात समझे? तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 में देख लेते हैं कि 120 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि समकोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, न्यून कोण 90 डिग्री से कम वाला, अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा वाला। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। रामानुज कौन है? तो अब हम लोग जानते हैं कि रामानुज एक बहुत बड़ा क्या थे, मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे। ठीक है, उसके बाद देखिए संख्या ABC के लिए कौन सही है? तो देखिएगा संख्या ABC, देखिए सी है आपका, हम लोग क्या पढ़ते हैं इकाई है, इकाई है, ये बी है आपका दहाई है, और सी क्या है सैकड़ा है ना सैकड़ा। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है? देखिए सैकड़ा कहने का मतलब 100, समझ रहे हैं ना, सैकड़ा कहने का मतलब 100 हो गया। तो जैसे 100 गुना ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा दहाई, यानी 10 गुना बी। ठीक है, 10b प्लस इकाई, इस तरह जो रहेगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझे? चलिए अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है? तो देखिए हम लोग फाइंड करना है कि दो बीजीय व्यंजक कौन सा है। ठीक है, वही तो ये देखिएगा ये वाला है ना 2, x² - 1, 1 और 1 2 हो गया। सब इकाई है लेकिन ये 2 है ना। 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 44 में आते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि जो घन है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, जो भी 6 गुना भुजा का जो स्क्वायर है जो दिया गया रहेगा, है ना। उसी प्रकार अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। तो हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या ज्ञात करना है 45 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सब में देखिए ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक, लेकिन ये धनात्मक ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यहाँ है 32.768 का घनमूल ज्ञात क्या होगा? तो हम लोग को निकालना है घनमूल। ठीक है, तो घनमूल हम लोग विभाजन विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 46 का जब निकाल के देखिएगा तो आपका हो जाएगा 3.2। ठीक है, 3 इसको अलग से चेक करने के लिए 3.2 गुना 3.2 कीजिएगा तो यही आ जाएगा आपका। ठीक है, 32.786, या फिर जो हम लोग विधि जानते हैं जैसे 32.786, फिर पेयर लगाते हैं ना, पेयर लगाते उस माध्यम से आप निकालिएगा तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं कि लिखा है 47 में 11/25 भागा डैश, तो -11/25 हो गया। वही चीज़ है लेकिन भागा दिया जा रहा है कि किससे भागा देंगे कि आपका 11/25 आए, लेकिन वो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि किस में भागा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि 11/25 है, अगर हम भागा देते हैं डी वाला ऑप्शन से, ध्यान दीजिएगा, देखिए 11/25 है, अब भागा हम लोग देते हैं डी वाला ऑप्शन से, भागा -5/8 है, तो भागा देने के बाद ये उलट जाएगा, तो 11/25 ये गुना 8/-5 है ना। तो ये लग रहा है कि गलत है ऑप्शन, ये तो नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप -1 से कर सकते हैं ना, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये लग रहा है ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि 11/25 से आप सिर्फ भागा दीजिए -1 से, वही आ जाएगा, है ना। तो 11/25 ही लाना है, माइनस में तो माइनस आ गया, भागा या फिर गुना करने पर -1 यही तो है, -1/11/25। ऑप्शन हमको लग रहा है गलत है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आते हैं 48 में, 0.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही है जिस प्रकार हम लोग घनमूल ज्ञात करें और उसी प्रकार वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे एक और तरीका है, 0.25 है ना, इसको हटाइए तो यहाँ 100 आ जाएगा,
अब वर्गमूल लीजिए तो 25 का क्या होता है 5 होता है और इसका क्या होता है 10 होता है ना। तो 5/10 कीजिएगा तो 0.5 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है यदि 2 का जो घात है x+3 है और यहाँ 2 का घात 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों का जब आधार बराबर रहेगा तो घात भी बराबर होगा, ठीक है। तो x+2 x+3 बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1-3 यानी कि -2। हम लोग चेक करेंगे -2 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 49 का डी। चलिए 50 अंतिम क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है, ठीक है। तो 3D आकृति आपको फाइंड करना है, इसमें कौन है तो गोला हो जाएगा, ठीक है। आयत देखिए ये 2D है, वर्ग ये भी आपका क्या है 2D, उसके बाद त्रिभुज ये भी 2D है, लेकिन गोला होता है आगे पीछे सब 3D आकृति होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।